तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं। तो बेसिकली मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए हमारे पास 4 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका M1 मेथड, दूसरा आता है आपका M2 मेथड, तीसरा आता है आपका M3 मेथड एंड चौथा आता है आपका M4 मेथड। तो आज की वीडियो में हम M1 मेथड की बात करेंगे कि M1 मेथड के थ्रू हम कैसे नाप सकते हैं कि हमारे देश में कितनी करेंसी हमारे आरबीआई द्वारा प्रिंट की गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कितने नोट्स एंड कॉइन्स लोगों के पास इस समय है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति के माप कौन कौन से होते हैं और हम आज की वीडियो में किस माप को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मुद्रा की पूर्ति के लिए हमारे पास 4 तरीके के माप होते हैं। पहला होता है आपका M1, दूसरा होता है M2, तीसरा होता है M3 और चौथा होता है M4। तो बेसिकली 4 तरीके के माप होते हैं, बट आज की वीडियो में हम केवल M1 के बारे में ही पढ़ने वाले होंगे। तो अगर आपको एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि M1 और M2 दोनों मेजर को हम नैरो मेजर भी कहते हैं, यानी संकुचित माप भी कहते हैं, और M3 एंड M4 को हम ब्रॉड मेजर यानी विस्तृत माप भी कहते हैं। आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में कई साइड में इसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि M1 के अंदर क्या क्या आता है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो M1 को निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है M1 = C + DD + OD। अब आप बोल रहे होंगे भैया ये C क्या है, ये DD क्या है, ये OD क्या है। तो जब भी आप कभी भी M1 मेजर को एक्सप्लेन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में लिखना है कि M1 = C + DD + OD। तो यहाँ C का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक, या फिर आप इसको कह सकते हो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, या फिर करेंसी हेल्ड बाय पीपल, यानी जनता के पास करेंसी हिंदी में बोला जाए तो। अगला आता है DD। तो DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट किसके पास होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास। तो इसको पूरा अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो कहते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा है। तो DD का मतलब ये होता है। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद द RBI, यानी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है। यदि हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, यानी घूम रहा है, कि जनता के पास इस समय कितना पैसा है। तो पहले हमें ऐड करना होता है कि लोगों के पास कितना पैसा है वो, प्लस दूसरा हमें ऐड करना पड़ता है कि लोगों ने बैंकों में कितना पैसा जमा कराया है, जिसको हम DD बोलते हैं। और साथ क्या हमें OD को भी ऐड करना होता है। जिस प्रकार से वाणिज्यिक बैंकों के पास लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से RBI के पास भी बहुत सारे लोग अपना पैसा जमा करते हैं। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि RBI के पास कौन कौन लोग पैसा जमा कराते हैं, जिसको हम मनी सप्लाई का पार्ट मानते हैं। दोस्तों वही आपको मैंने C का बता दिया। तो C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद दी कमर्शियल बैंक, जिसको वो जब मन चाहे तब विड्रॉ करा सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब बेसिकली होता है मांग जमाए। तो जो लोग यानी हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब बैंक में लोग 2 प्रकार से पैसा जमा करते हैं, एक अपने सेविंग अकाउंट में और एक करंट अकाउंट में। तो अगर मैं सेविंग और करंट दोनों के पैसों को ऐड कर दूँ तो हमारा डिमांड डिपॉजिट निकल कर आता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि C के अंदर हम नोट्स एंड कॉइन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। मतलब लोगों के पास जितने नोट्स हैं और जितने कॉइन हैं उन दोनों को हम C के अंदर ऐड करते हैं। DD के अंदर हम उस चीज़ को ऐड करते हैं कि लोगों ने बैंकों में कितना पैसा जमा कराया है। और OD के अंदर हम अदर डिपॉजिट विद दी RBI, यानी RBI भी बहुत से लोगों का पैसा अपने पास रखती है। उसके बारे में अब देख लेते हैं कि किन किन लोगों का RBI पैसा अपने पास रखती है। सबसे पहला आता है RBI के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? इसको हम वित्तीय संस्थाएं भी बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में जितनी भी छोटे मोटे ऐप्स है या बैंक है जो सब लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन देते हैं, उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जो लोगों को कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड सहायता प्राप्त कराते हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना पैसा RBI के पास रखते हैं। अब आप सोचोगे कि वो पैसा अपना RBI के पास क्यों रखते हैं? आपके मन में यह आ रहा होगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, इसी मारे वो अपना पैसा RBI के पास रखते होंगे। बट ऐसा नहीं होता। प्रकार जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक उसी वे में जब ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना पैसा RBI के पास रखते हैं ना, तो RBI भी इनको इंटरेस्ट देता है। तो यही कारण है कि ये एक तरीके से उनकी इनकम का सोर्स बन जाता है। इसी मारे वो भी अपना पैसा RBI के पास ही रख देते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? तो आता है NABARD।
तो नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक बैंक था, जो लोगों को कृषि से रिलेटेड लोन इजी प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप बैंकों से पैसा लेने जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण हर किसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपना ज़्यादातर समय बैंक में व्यतीत कर सके। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने एक बैंक ओपन करा जिसको कहते हैं नाबार्ड। तो ये बेसिकली रूरल एरिया में किसानों को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। तो पहले आरबीआई के पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं। आरबीआई के पास फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, ठीक जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक है और देशों में भी सेंट्रल बैंक होता होगा, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, ठीक, और देशों में भी सेंट्रल बैंक होते होंगे। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना पैसा डिपॉजिट करते होंगे। तो जो छोटे मोटे देश होते हैं वो बड़े देशों के सेंट्रल बैंक में अपना पैसा रख देते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो जाए। तो ठीक उसी वे में आरबीआई के पास भी बहुत से छोटे मोटे देशों के सेंट्रल बैंक का पैसा आता होगा, तो वो आरबीआई उनको भी अपने पास रखती होगी, तो उसको भी हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। और साथ के साथ फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा भी, यानी विदेशी केंद्रीय बैंकों का पैसा भी हम जमा करते हैं, और विदेशी सरकार के जो पैसे होते हैं उसको भी आरबीआई अपने पास रखती है। अगला आता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो बेसिकली दो प्रकार के विश्वव्यापी बैंक होते हैं। तो ये करते क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति कंगाल होता है तो वो अपने यहाँ बैंक से पैसा लेने जाता है, ठीक उसी वे में जब कोई देश कंगाल होता है तो वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास जाता है लोन लेने। तो ये दो बैंक है और ये बैंक भी अपने पैसे को आरबीआई के पास कभी कभार रख देते हैं, नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े बैंक होते हैं वहाँ अपने पैसों को रखते हैं। और इनका जो पैसा होता है वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में होता है कि वो जब मन चाहे इसको आके निकाल सकते हैं। तो आईएमएफ के फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, या फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि M1 मेजर में हम कैसे मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम तीन चीज़ें लेते हैं, सी लेते हैं, डीडी लेते हैं और ओडी लेते हैं। और ओडी के अंदर मैंने आपको बताया तीन चीज़ों को लेते हैं। आरबीआई के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना पैसा है, फॉरेन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का कितना पैसा है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे लोगों का कितना पैसा आरबीआई के पास है। बट आरबीआई ओडी के अंदर दो चीज़ों को नहीं लेते हैं। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं, अगर देश की गवर्नमेंट यानी हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो भी कभी कभार आरबीआई के पास अपना पैसा रख देती है, तो उसको हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। और साथ क्या जितने सारे बैंक हमारे देश में काम करते हैं वो सब भी आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं। तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, जिसको हम एसएलआर बोलते हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आरबीआई के साथ अपना पैसा रखते हैं, तो उसको भी हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये लोग प्रोड्यूसर्स होते हैं और प्रोड्यूसर के पास जो भी पैसा होगा उसको मुद्रा की पूर्ति के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे हम M1 मेजरमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, कि M1 मेजर को हम कैसे नापते हैं। तो बेसिकली M1 मेजर हमें ये बताता है कि हमारे देश में कितनी करेंसी इस समय लोगों के पास में है, यानी गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर हमारे देश में कितने नोट्स एंड कॉइन्स को प्रिंट कर दिया है और वो लोगों के पास इस समय है। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।